हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। आइए देखते हैं यहाँ पर आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। ये है सेक्शन अधिगम एजुकेशन पेपर 2। ठीक है, ये एजुकेशन पेपर 2 है, सेक्शन अधिगम की क्लास है जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन का टॉपिक चल रहा था, काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया था। इस चैप्टर में अब आपकी एक क्लास ये है, एक क्लास आपको और मिलेगी, एक या दो क्लास जहाँ तक है, फिर ये चैप्टर आपका ओवर होगा। हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। 5 क्लास इसमें अब तक की हो चुकी है, 6वीं क्लास में अभी आपको दे रही हूँ। आज के टॉपिक में हम यहाँ पढ़ेंगे संप्रेषण के प्रकार, कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, ये हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये है संप्रेषण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का संप्रेषण होता है। कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश मैंने यहाँ पर जो लिखी हुई है ये सब सिर्फ आपके समझने के लिए लिखी हुई, आप पेपर में नहीं लिखिएगा वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, बगल में रख दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है कि आप समझ पाएँ। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के इसलिए, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, अपनी हिंदी में राइटिंग भी बनाइए और लिखना पूरा हिंदी में प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, वैकल्पिक संप्रेषण। ठीक है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या बात हो रही है, वैकल्पिक संप्रेषण में 2 प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। एक वैकल्पिक होता है यानी कि इंडिविजुअल, एक होता है सामूहिक। देयर आर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक वैकल्पिक होता है, एक सामूहिक होता है। अब वैकल्पिक का मतलब यहाँ पर क्या है, आइए इसको जानते हैं। मैंने जूम कर दिया है, आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, आपको भी सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकल्पिक संप्रेषण की। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या है ये जानते हैं। वैकल्पिक संप्रेषण का पहले अर्थ समझेंगे। ठीक है, जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, जब एक टीचर हर एक बच्चे को, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का अलग अलग, 10 बच्चों का अलग अलग उनको जाकर टीच कर रहा है, उनको जाकर गाइड कर रहा है, उनको जाकर समझा रहा है, उनको शिक्षण दे रहा है टीचर, तो इसे वैकल्पिक संप्रेषण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक संप्रेषण। आपसे प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आपसे प्रश्न बनेगा वैकल्पिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, वैकल्पिक संप्रेषण क्या होता है, वैकल्पिक संप्रेषण का अभिप्राय बताइए। तब आपको इसका यहाँ पर राइट आंसर बताना होगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या है कि जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, जब एक टीचर, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सबको बारी बारी से जाकर उनसे बात करेगा, उनसे बारी बारी से जाकर उनको पढ़ाएगा, तो वो क्या होता है, वे वैकल्पिक संप्रेषण कहलाता है। किसके बीच, शिक्षक और बच्चे के बीच, शिक्षक और छात्र के बीच। यहाँ पर एक बात कही गई है, ये किसने कहा है ये देख लें। एजी मेवलिन ने कहा है कि वैकल्पिक संप्रेषण की परिभाषा इस प्रकार इन्होंने दी है कि विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश, निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना क्या कहलाता है, वैकल्पिक संप्रेषण कहलाता है। आपको वैकल्पिक संप्रेषण की एक परिभाषा बताई गई, वो क्या बताई गई कि जब एक टीचर बच्चे से अलग अलग जाकर बात करता है तो वो वैकल्पिक संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पर मैबलिन जी ने, एजी मैबलिन ने एक परिभाषा दे दी कि विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षक के विचार छात्र के पास जाते हैं, छात्र के विचार शिक्षक के पास आते हैं, दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर कहा है व्यक्तिगत वार्तालाप, एक प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब कि जैसे मतलब होता है कि आप उनसे प्रश्न बेझिझक पूछ सकें। ठीक है, डरे मत, टीचर भी कहे कि जिनको जो पूछना हो आप आकर पूछ लीजिए। तो व्यक्तिगत वार्तालाप करना कि थोड़ा सा आप मतलब बिना डरे आप उनसे पूछ पाएँ प्रश्न। बालकों को अध्ययन में सहायता, बच्चों को जैसे आप पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है, तो आपको बच्चे को उसको जाके उसकी हेल्प करनी होगी। तो ये जब आप व्यक्तिगत कम्युनिकेशन किए रहेंगे, जब आप वैकल्पिक संप्रेषण से, बच्चा भी आपके टच में रहेगा, आप बच्चे के टच में रहेंगे, फ्रेंडली बिहेवियर आपका रहेगा, तब बच्चा भी आपसे पूछ पाएगा ना, वरना बच्चे डर जाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक, मतलब एक शिक्षक का हर एक बच्चे से अलग अलग जाके साक्षात करना, उनसे साक्षात्कार करना, मतलब उनसे बोलना, उनसे पूछना बेटा आपको कोई दिक्कत है, फिर उससे पूछना, दूसरे वाले से पूछना, सबकी सहमति से चलना, सबको साथ लेकर चलना, सबका होमवर्क चेक करना, सबको इंडिविजुअल उनकी बेंच पर जाकर बातें करना, उनको समझाना ये गलती यहाँ पर है, ऐसा पूरा एक एक बंदे को जाकर टीच करने का जब काम होता है, तो वहाँ पर
क्या होता है, वैकल्पिक संप्रेषण होता है टीचर और शिक्षक के बीच में। ठीक है, तो वैकल्पिक संप्रेषण की जरूरी नहीं है कि छात्र और शिक्षक के बीच में, वह हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि ये छात्र और शिक्षक के बीच में हो रहा। तो ये वैकल्पिक संप्रेषण तो आप बहुत अलग अलग फील्डों में भी देख सकते हैं, बहुत जगह इनका अलग है। बस एक सेंस ये समझना है कि इंडिविजुअल कम्युनिकेशन वैकल्पिक संप्रेषण होता क्या है, वो किस फील्ड में यूज हो रहा है वो अलग सेंस है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो चीज ध्यान रखनी है। यानी कि पृथक पृथक जाकर बातें करना, पृथक पृथक जाकर उनसे मतलब अपना मेल जोल बढ़ाना। ठीक है, उनके बातों को सुनना, समझना, उनसे वार्तालाप करना, विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी बात उनको बताना, उनकी बात आप लेना, ये सारी चीजें ये किस में आती हैं, वैकल्पिक संप्रेषण में। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस समझना है कि है क्या एक्चुअल में। परेशान नहीं होइएगा, रिवीजन करने को बहुत मिलेगा टाइम, आप लेकिन पढ़ते चलिए, अब समझते चलिए, दिन में जब भी टाइम मिले थोड़ा पढ़ते चलिए। ठीक है, आइए देखिए क्या है वैकल्पिक संप्रेषण के उद्देश्य। एम ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एम क्या है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का, ये करने से फायदा क्या होगा, इसको करने से क्या मतलब उद्देश्य होगा। तो देखिए पहला यहाँ पर है कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। जी हाँ, जैसे आप इतने सारे लोग यहाँ पर 50-60 लोग लगभग लाइव आते हैं, तो सब क्या कोई सेम है? नहीं, सबका रंग, कद, काठी, नाम सब कुछ अलग है कि नहीं। तो वहाँ पर है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हाँ, कैसे? उनकी रुचि में, आपकी कुछ है, किसी की कुछ है, उनका अभिरुचि, ध्यान लगाना, इंटरेस्ट करना, पूरे तरीके से सब कुछ, उनकी नीड, आपकी नीड अलग है, मानसिक योग्यता, आपका मेंटल लेवल अलग है, उनका अलग है, उनका ज़्यादा विकसित, आपका कम विकसित है, ध्यान देना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि वैकल्पिक संप्रेषण में इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर इन सब में जिसको प्रॉब्लम होती है वैकल्पिक संप्रेषण के थ्रू आप उसमें जो है उसकी मदद कर सकते हैं। फिर है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास करना वैकल्पिक संप्रेषण का उद्देश्य होता है। वैकल्पिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है पता है? सबसे मेन उद्देश्य यही होता है। ये इसलिए होता है कि हर एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास है उसमें 10 बच्चे, एक बच्चा आर्ट में अच्छा है, कला में बहुत अच्छा है, एक बच्चा डांस करने में बहुत अच्छा है, एक बच्चा प्ले करने में बहुत अच्छा है, एक बच्चा मैथ बहुत अच्छी, एक बच्चे के साइंस में, लैब में, मतलब केमिकल के साथ उसका बहुत इंटरेक्शन है। आप देख रहे हैं एक बच्चे की जो है इंग्लिश बहुत अच्छी है, एक बच्चा जो है राजनीति में बहुत अच्छा है, अलग अलग सेंस में। तो 10 बच्चे 10 हुनर के साथ हैं, तो आप एक टीचर होने के नाते आपका दायित्व है कि आप 10 का विकास करें। लेकिन आप करेंगे कैसे? इसके लिए आपको वैकल्पिक संप्रेषण का सहारा लेना पड़ेगा। वैकल्पिक संप्रेषण के थ्रू, क्योंकि ये वाले के बच्चे को आप बात बताएंगे, ठीक है, ये बच्चा पॉलिटिक्स में, राजनीति में प्ले कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, किसी का महात्मा गांधी का किसी का रोल निभा रहा है, और आर्ट वाले बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है, तो आर्ट वाले बच्चे को दिक्कत होने लगेगी, तब कैसे करेंगे? तो इन सब के लिए बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल टाइम देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा बच्चों को स्पेशल व्यक्तिगत टाइम देना पड़ता है, जिससे बच्चों का जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो विशेष प्रकार की जो योग्यता उनके अंतर है, उसको आप डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो उसको आप वैकल्पिक संप्रेषण के थ्रू ही डेवलप कर सकते हैं, तभी वो 10 के 10 बच्चों का विकास होगा और एक दूसरे को किसी से कोई बाधा नहीं होगी। तो यहाँ पर है कि बालकों की जो विशिष्ट योग्यताएं हैं, जो बच्चों में अच्छी क्षमता होती है। विशिष्ट योग्यता का मतलब है कि आप भी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की जो विशेषताएं हैं उनका व्यक्तित्व का विकास करना व्यक्तित्व संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि आप हर एक बच्चे के पास जाओ, हर एक बच्चे की बात को सुनो, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करो और उनको सही रास्ता बताओ, बेटा इस रास्ते पे चलना है, यहाँ पर आपको मंजिल मिल जाएगी। तो आपको उनका विकास करने के लिए वैकल्पिक संप्रेषण का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात आपसे कह पाएंगे, नहीं तो उनका विकास वहीं पे बाधित हो जाएगा, वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वैकल्पिक संप्रेषण का एक सबसे बढ़िया उद्देश्य यहाँ पर यही है। फिर देखिए तीसरा क्या है, साधारण बालकों के लिए वैकल्पिक शिक्षण आवश्यक है। साधारण बालक का मतलब क्या है? जो थोड़ा सा डरते हैं, निम्न जगह से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं, छोटे परिवार के आते हैं, जिनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बच्चे डरते रहते हैं, वो बच्चे नहीं बोलते, उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, वो बहुत सहमे सहमे से रहते हैं। और अगर कोई मैडम है बहुत सख्त हैं, कोई सर है बहुत सख्त है, डंडा लिए हुए हैं, आप देखेंगे वो बच्चे बोलेंगे ही नहीं। वो मतलब अगर आप उनसे एक बार बोलोगे क्या हुआ, वो डर के मारे रो देते हैं, वो बोलते ही नहीं है।
तो एक शिक्षक होने के नाते ये आपका दायित्व नहीं है कि आप उनके मन में डर बैठा दीजिए, आप उनके मन में कोई चीज़, आपको उनको सही रास्ता दिखाना होगा। तो वाक्यतिक संप्रेषण जब तक ये जो कला है ये अगर शिक्षक को नहीं आएगी तो उस बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वाक्यतिक संप्रेषण के जो उद्देश्य हैं उसमें उद्देश्य ये है कि बच्चे का पूरी तरीके से आपको विकास करना होगा, पूरा होल डेवलपमेंट आपका उस बच्चे का करना है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का पूरा होल डेवलपमेंट हो तो आपको इंडिविजुअल संप्रेषण का, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ताकि बच्चा आपसे खुलकर अपने विचार को कह पाए, आप उसको सही रास्ता बता पाएँ। ठीक है, तो साधारण बालकों के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि छोटे बच्चे डर जाते हैं, वो नहीं पूछते हैं। आगे आइए, फोर्थ देखिए क्या है। वाक्यतिक संप्रेषण बालकों की क्रियाशीलता को अवसर देता है। जी हाँ, सही है। जब इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो जाता है तो बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी रहती है उनको एक चांस मिलता है, उनको एक मौका मिलता है अपने उस कला का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग सुअवसर पर। तो यहाँ पर ये जो संप्रेषण है ये बहुत ही लाभदायक है, और सबसे ज़्यादा अगर ये लाभदायक संप्रेषण है तो प्राथमिक स्तर पर है, क्योंकि छोटे बच्चे वो नौनिहाल, उनको कुछ नहीं पता रहता है, वो सिर्फ आते हैं, सीखते हैं थोड़ा बहुत, तो आप उनको डांटेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे और आप कम्युनिकेट। ये देखिए, मैं आपको यहाँ जो बातें बता रही हूँ वो रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से बता रही हूँ। आप प्राइमरी में टीचिंग करने 1 महीने की जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों का आप अनुभव करेंगे कि हाँ एक्चुअल में चीज़ें कैसी होती हैं। और ये आपको डीएलएड में पढ़ाई इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको प्राइमरी में जाके काम करना है, तो आपको ये बातें वहाँ पर पहले से पता, ये सारी गाइडलाइन एक प्रकार से आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप उस परिस्थिति में कैसे अपने आप को वहाँ पर मतलब फेस करेंगे। तो क्लियर हो गया। आइए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी कि वाक्यतिक संप्रेषण क्या होता है, वाक्यतिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है। अब आइए इनके कुछ गुण हैं ये भी देख लेते हैं। प्रश्न आपको आएगा, 3 टॉपिक, तीनों एकदम कह सकते हैं कि 99% इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने पूछा है वाक्यतिक संप्रेषण के गुण बताइए। आपको 2 नंबर का प्रश्न आएगा, वाक्यतिक संप्रेषण के गुण लिखिए। क्या क्या लिखेंगे देखिए। इस विधि के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होता है, अतः यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो शिक्षा का केंद्र मतलब बी सेंटर जो होता है वो बालक होता है, क्योंकि जब एक टीचर बच्चे से जाके पर्सनली बात करता है, देखिए हर एक बच्चे का, हर एक क्लासरूम का, हर एक बच्चा जो है किसी न किसी टीचर का फेवरेट हो जाता है, तो वो बच्चा उनसे जाके बात कर लेता है, तो फिर बगल वाले की कोई बात है तो कहता है ना यार तुम थोड़ा अपने सर से कहना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि ये वाक्यतिक संप्रेषण की जो कला है इसका मध्य मेन पॉइंट जो मध्य में होता है वो बालक होता है, बच्चा। बालक मतलब लड़का ही नहीं, लड़के लड़कियां सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस विधि के अनुसार शिक्षा में ना जब बच्चा केंद्रित रहता है तो बच्चे के अनुसार शिक्षा दी जाती है, बच्चे के अनुसार हर चीज़ की जाती और हमेशा करना चाहिए। आप अगर कोई काम बच्चे के अनुसार कर रहे हैं, ये नहीं कि बच्चे बोले आज पढ़ना नहीं, सारा दिन गेम खिलाइए, ऐसा नहीं। आप उनको वो जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, जिस तरीके से पढ़ना चाहे, जिस तरीके से वो कहें वो चीज़ आपको बतानी होगी, तो वो आपके एक गुण में आ जाएगी जो उनकी मेरिट की लिस्ट में आप उनका विकास कर पाएंगे। यहाँ पर सारा गेम जितना भी अभी तक आप जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो पढ़ रहे हैं वो सब में आपको बच्चे के पूरे विकास पे ही पूरा काम करना है। पूरा प्रोजेक्ट आपको यही दिया गया कि बच्चे का 2 साल में आप कैसे कैसे विकास के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे। इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है। इसमें क्या होता है कि बालक को लर्निंग बाय डूइंग, अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, जब आप कोई काम खुद से करते हैं तो वो काम आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, आपके सेट ऑफ माइंड में रहता है, आप हमेशा कर ले जाते हैं, खुद से सीखते भी रहते हैं। इस विधि में बालक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित है। इस विधि में क्या होता है कि बच्चा जो है ना खुद ज्ञान को, जब तक बच्चे की सीखने की इच्छा नहीं होगी आप उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5वें दिन बंदा बंद कर देगा, छोड़ के चला जाएगा आपकी क्लास को। आपको उसको खुद इंटरेस्ट उसके मन में जगाना होगा। थोड़ा सा अगर एक बार इंटरेस्ट जग गया तो बच्चा खुद भी पढ़ने पूछने लगे, सर ये सर ये सर ये सर ये। ठीक है, आगे आइए। व्यक्तिगत संप्रेषण में शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ रहता है। जब इंडिविजुअल कम्युनिकेशन करने लगता है एक टीचर बच्चे से, तो टीचर के अनुसार बच्चे फिर काम करने, जब आप किसी बच्चे से पर्सनली बात कर लीजिए तो बच्चा फिर आपकी बात को मानता है कि हाँ वो बड़े हैं, तो इसका मतलब कुछ बात बता रहे, जैसे कि आप सब मेरी बात को मानते हैं उसी तरीके से जैसे आप अच्छे बच्चे हैं मेरे लिए, वैसे वो बच्चा भी सभी के लिए होगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी आपकी बात हो जाती है तो मैं आपको रास्ता बताऊंगी क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वैसे मैंने 1 सेमेस्टर के पेपर को करवा लिया, मेरे रिजल्ट अच्छे रहे, जितने बच्चे मेरे से पढ़े,
तो यहाँ पर है कि आपको ये देखना है कि वो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको हर एक चीज़ और बेहतर तरीके से बताऊंगी ना इस बार कि कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या फंसेगा क्या नहीं फंसेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रभाव है, आपका जो व्यक्तित्व है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बातें बताती हूँ उस पर आप अमल करेंगे। ठीक है, आगे आइए। यह विधि रोचक है। इस विधि के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार दिया। ये विधि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी भी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाने का विकास कर रहे हैं तो अच्छा विकास होगा। ठीक है, तो वैकल्पिक संप्रेषण के ये गुण थे जो मैंने आपको बताए। मुझे दिक्कत है, परेशानी किसी को नहीं होगी, आप समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है पहले तो यहाँ तक आप लोग यस बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया, और जिन्होंने नहीं लाइक किया ज़रूर लाइक कर दे जब भी क्लास को देखते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ दोष भी होता है, डीमेरिट भी होती है, वो भी देख लेते हैं क्या है। यह विधि व्यवपूर्ण होती है, प्रत्येक समाज की व्यवस्था मतलब नहीं कर सकता है। मतलब ये विधि हर जगह नहीं लागू होगी, हर समाज में इसकी कोई मतलब अहम भूमिका नहीं रहेगी। ठीक है, आप इसको हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं, आप हर किसी से बात नहीं कर सकते हैं। आप हर एक, जैसे आप लोग यहाँ पर इतने सारे बच्चे देखते हैं, अब ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं सब बच्चों से बात कर पाऊंगी। एक तो मेरा खुद का अपना काम है जिसकी वजह से मेरे पास वक्त नहीं, और फिर मैं सब बच्चों से नहीं बात कर सकती हूँ। इतने सारे बच्चे अब तक दे आज मुझसे साल भर से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, साल भर से मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ, 1 साल की जर्नी मेरी हो गई बच्चों के साथ, तो मैं सारे बच्चों से नहीं बात कर सकती हूँ। तो वही चीज़ है, ये विधि हर जगह लाभदायक नहीं होती है। इस विधि के द्वारा बालक में सामाजिकता के गुण उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, बालक समाज में अलग रहता है। इस विधि के द्वारा बच्चा में जो सोशल का गुण है वो नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका सोचने का नजरिया अलग होता है। आप किसी को बताएंगे कुछ, आपके मुंह पे हाँ बोलेगा, बाद में अपनी मर्जी का करेगा, तो इसके लिए वो ये विधि हर जगह लाभदायक नहीं है। इस विधि से शिक्षक अपने और बालक के समय को कभी कभी अगर शिक्षक ज़्यादा करने लगता है, ऐसे कोई चीज़ बोरिंग होने लगती है, टीचर्स को ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान फालतू का दिए जा रहा है, तो वो गुस्सा लगने लगती है, नष्ट होने लगता है, टाइम वेस्ट होता है। इस प्रकार समय और शक्ति दोनों खराब होती है, टाइम भी जाता है और एनर्जी भी जाती है। कुछ विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एक साथ पढ़ते हैं, संगीत, ज्ञान, गायन और सामूहिक रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक रोचक होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सामूहिक तरीके से पढ़ाए जाते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें उतना मज़ा नहीं। अब जैसे संगीत है, कथक है या कुछ और चीज़ें हैं, तो जब बच्चे ग्रुप में करते हैं तो उनको देख के सीखने का ज़्यादा मन करता है, अकेले सीखे तो उतना खास मज़ा नहीं आता है। तो ये हर जगह विधि अच्छी नहीं है, यह विधि अव्यवहारिक है, इसमें आप व्यवहार नहीं बना पाएंगे। जब आप 2 ही लोग बात करेंगे तो उससे ज़्यादा क्या ही, आप वही अंधों में काना राजा वाली बात हो जाएगी। आपको क्या करना है, लोगों के साथ रहना, तो लोगों को देखते हुए जब सीखेंगे तो आपका ज़्यादा विकास होगा इन कंपेरिजन टू आप अकेले हर चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि सामने वाला अगर थोड़ा सा अच्छा करता है तो मन करता है कि लाओ वो भी 2 रोटी खा रहा है, वही रोटी हम भी खा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। करते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं, हमारे यूपी में सब बहुत होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, हर एक काम अच्छा होगा। आगे आइए, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। आप प्रश्न आएगा लिख लेंगे ना। देखिए प्रश्न जब आएगा ना तो सब नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिख दीजिए, सिर्फ 2 नंबर में पूछा है तो आपको 3 लिखना होगा, 3 से 4 लिखिए। अगर 1 नंबर में पूछा है तो सिर्फ 2 लिख दीजिए, इतना इनफ है आपको लिखने के लिए। हर एक टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट में जैसा कोई, ये बहुत बड़ा बड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब आपको वहाँ पर लिखना, टाइम नहीं रहेगा इतना आपके पास। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सामूहिक संप्रेषण की। इसमें क्या होता है, सामूहिक का मतलब क्या है, कलेक्टिव, जहाँ पर ढेर सारे लोग रहें, ढेर सारे लोगों के बीच में बातें हो। मतलब सामूहिक संप्रेषण का अर्थ है कक्षा शिक्षण से विद्यालय में एक ऐसी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उपसमूह बना लिए जाते हैं, जिसमें अलग मतलब एक ग्रुप में अलग अलग ढेर सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता है। साधारणतया उनकी कक्षा, उनको इन्हें कक्षा कहते हैं। मतलब एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, अब की बार 50 बच्चे हो गए, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, सब अलग अलग घर से हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाई होती हैं। जाहिर सी बात है, शिक्षक इन कक्षाओं में जाते हैं और सभी छात्रों को एक साथ सिखाते हैं। सामूहिक का मतलब क्या है कि जो सिखाइए एक साथ सिखाइए, जो बताइए एक, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही समय आप लोग 60-70 लोग देखते हैं, 55-60 लोग देखते हैं, तो मैं सबको बता रही हूँ ना, 55-50 बच्चों को बता रही हूँ ना। अभी ये 50 बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन होते तो मज़ा और मज़ा आता, और दुगना मज़ा आता। आता कि नहीं आता, हम लोग रूबरू होकर बातें करते, देखते, सीखते, पूछते, तो वो चीज़ और अच्छी होती है। फिलहाल नहीं हो पाई है, जो है वही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एकदम कम्युनिकेशन जो मेरा आपका हो रहा है वो सामूहिक हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर सामूहिक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सबका विकास एक साथ होगा। मैं एक बार कहूँगी 50 लोग का फायदा हो जाएगा। आगे आइए, इस प्रकार का सामूहिक शिक्षण जो है, शिक्षक सामूहिक शिक्षण द्वारा
प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जो शिक्षण है वो शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा और सामूहिक तरीके से दिया जाएगा। यह विधि एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए होती है। यह विधि एक क्लास के 50 बच्चे अगर क्लास में है तो 50 के लिए लाभकारी होगी। तो ये विधि अच्छी हो गई ना, ज़्यादा अच्छी। तो ये वो जो व्यक्तिगत वाली थी ना, वो कोई पर्सनली बात हो तो सही है, नहीं तो नहीं। सबसे बेस्ट ये सामूहिक वाली है, इसमें सबका विकास एक साथ होगा। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। सामूहिक गुण में क्या बात आ जाती है, सामूहिक संप्रेषण के गुण की बात कर लेते हैं। क्या होता है, यह विधि सरल और सस्ती होती है। जी हाँ, सरल क्यों होती है, एक बार आप बोलेंगे 50 बच्चे पढ़ लेंगे। सस्ती भी है, एक बार आप कोई डेमो दिखाएंगे, ठीक है, तो सबको एक साथ दिख जाएगा। इसी कारण से यह विधि व्यवहारिक होती है। और व्यवहारिक भी होती है विधि क्योंकि इसमें आप 50 बच्चों से बातें कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर से आप ताल्लुकात कर रहे हैं, वो आपके बिहेवियर को जान रहे हैं। जैसे आप मेरे बिहेवियर को कुछ कुछ समझने लगे होंगे ना कि मैं कैसी हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ, तो उससे एक वो एनालिसिस लग जाता है ना, कि समझ में आता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, कितना दम है उसमें। तो वो आज 50 दिन, लगभग 1 महीना हो रहा होगा हम लोग को बात करते हुए, तो आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ अपने मन में रखते होंगे ना, अच्छा बुरा चाहे जो रखते होंगे। तो वही चीज़ है, इसलिए ये व्यवहारिक तरीका है। नेक्स्ट, इस विधि में शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना, चिंतन का विकास। अगर इस विधि के थ्रू आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो कोई बच्चा एक दिक्कत, कोई अटक गई, कोई दिक्कत हो, एक बच्चा बताएगा सर ऐसा कर दीजिए, एक बच्चा बताएगा सर, एक लड़की बोलेगी मैम ऐसा करवा दीजिए, तो क्या हो, ये बच्चे ने कुछ बताया, बच्चे ने कुछ बताया, ये बच्चे ने कुछ बताया, तो सबका हुआ ना। तो इससे तर्क की बात भी आएगी, शक्ति भी आएगी, कल्पना भी जागृत होगी, चिंतन विकास भी, सब कुछ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर देखिए, इस विधि में शिक्षण देने से बालकों में प्रतियोगिता की भावना भी उदय होती है। अगर आप सामूहिक कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है, आप में से 50 बच्चे हैं, मैं टेस्ट लूंगी, जिस बच्चे का सबसे अच्छा नंबर रहेगा या जो भी चीज़ें रहेगी, तो मैं उसको बार बार कहूंगी कि वो बच्चा अच्छा था, वो बच्चा था। तो आप लोग भी सोचेंगे ना कि मैं भी अगली बार एक करूँ तो मैम मेरा भी नाम ले, मेरे की भी तारीफ करें, समझ में आता है ना। तो वो प्रतियोगिता की जो भावना है वो अच्छी भी होती है। बहुत नहीं कर देना कि आप अति कर दीजिए फिर उस बच्चे से जलन हो जाए, ऐसा नहीं करना, आपको एक लिमिट अमाउंट में करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 बात बता दी। आगे आइए, देखिए क्या है इस विधि में, इतिहास, भूगोल, संगीत, कला, कविता के पाठों की ये जो विधि है, इतिहास पढ़ाना हो तो भी अच्छी है, सबको एक साथ पढ़ाइए। भूगोल पढ़ाना हो, ज्योग्राफी पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, संगीत पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, कला बतानी बहुत अच्छी बात है, कविता बतानी बहुत अच्छी बात है। तो आप सामूहिक के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस विधि में शिक्षण देने से बालकों के अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है, बालक अनुकरण करके ही सीखते हैं। जब सामूहिक बातें होती है ना, तो इसमें अनुकरण का जो एक गुण है वो होता है। पता है क्यों, क्योंकि अनुकरण से बात आती है कि आप एक दूसरे को देख के सीखते हैं, एक दूसरे को देखने का, सीखने का। देखिए, ऐसे घर में बैठ के ऑनलाइन जैसे आप समय है तो लोग फोन में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, इसका एक मतलब ठीक है, नहीं ऑप्शन है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन होता तो मैं अगर आप लोग के घर के आसपास कहीं रहती होती तो आप लोग वहाँ पर पढ़ने आते, तो उसका एक अलग मजा होता। ठीक है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होता और मेरे लिए भी बहुत सीखना होता, बहुत आप लोग के लिए भी सीखना होता। ठीक है, क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, कितना आपको क्या क्या समझना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इनके भी दोष देख लेते हैं, इनके दोष आखिर क्या है। डीमेरिट क्या लिखने को आएगा, सामूहिक संप्रेषण के 2 दोष लिखिए, तो आपको 2 पॉइंट लिखना होगा। पहला है, यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं कही जा सकती, इसमें बालक की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना होती है। जी हाँ, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इसमें 50 बच्चे हैं, तो 50 के 50 बच्चों की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, और 50 बच्चे खुलकर बोल भी नहीं रहे, टीचर के पास इतना वक्त नहीं है कि सबकी बातों को सुने। ठीक है, इसलिए जो विधि है ये बच्चों की हर एक रुचियों को नहीं पूरी कर सकती है। यह विधि कक्षा केंद्रित और शिक्षक बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो विधि है ये कक्षा केंद्रित है, लेकिन शिक्षा आज के समय क्या चल रही है, बाल केंद्रित चल रही है। आज की जो अभी प्रेजेंट टाइम की जो शिक्षा चल रही है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है, जहाँ पर आपको मतलब जो बच्चा कहेगा वो आपको पढ़ाना है, उस तरीके से आपको पढ़ाना है। लेकिन इस विधि में कक्षा में जो है वो शिक्षक केंद्रित हो रहा है, शिक्षक अपने तरीके से पढ़ा रहा है, शिक्षक अपने तरीके से समझा रहा है, शिक्षक को जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। तो ये इसमें एक दो दोष है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, यह विधि समय सारणी के अनुसार शिक्षक और छात्रों को एक संकुचित क्षेत्र में बांध देती है और शिक्षक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु में ही जूझता रहता है, फलस्वरूप बालक का विकास रुक। इसमें क्या होता है कि शिक्षक को रहता है कि मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करवाना, वो जल्दी जल्दी करके अपना निपटाने में लगा रहता है। बच्चों को आया नहीं आया, बच्चे समझे नहीं समझे, उनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बात हो चाहे सरकारी स्कूल की बात हो, कुछ नहीं, बस उनको अपनी खाना पूर्ति करनी रहती है, अपनी हर महीने की सैलरी लेने से मतलब रहता है, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये विधि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हर पहलू में बहुत अच्छी भी नहीं है। ये भी मत सोचिएगा, देखिए हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई कमियां होती है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां आपको पता है। तो उसी तरीके से हर एक विधि अच्छी नहीं होती, उनमें कुछ दोष जरूर होगा।
क्लियर है फ्रेंड? ओके, आज की क्लास हुई यहाँ पर डन। मैंने आपको 26 मिनट की क्लास दी है। मैं समय कम यूटिलाइज करूँगी आपका, मतलब समय आपका कम वेस्ट करूँगी। आप अपने समय को खूब बढ़िया बहुमूल्यता के साथ समझिए, खूब बढ़िया पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं ओवर। सुबह हमारा ये डेली 10 बजे आप लोग देख लीजिएगा, आपकी क्लास 10 बजे मिलेगी, शाम को 4 बजे मिलेगी और 5 बजे। एक दिन में 3 क्लास मैंने कर दी है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, जाते जाते क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट भी करते हुए जाएंगे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून।